सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली मुझे मिली है यूएसए कैलिफोर्निया कैस्ट्रो वैली। इनके दादाजी ने इनकी कुंडली भेजी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताऊंगा सबसे पहले मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में कहा है, परमात्मा का परमोत्कृष्ट ज्ञान ही धर्म है, जो इस समस्त ब्रह्मांड का कारण है, जो बनता भी खुद है, बनाता भी खुद है, अपने ही बनाए गए प्राणी के गर्भ से उत्पन्न होता है, लीलाएं करता है और फिर पापियों का समूल नाश करता है और फिर धराधाम से चला जाता है अपने लोक को। संस्कारों से युक्त जीवन जीना, धर्मशास्त्रों के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना और लगातार प्रमोशन नहीं करना। हाँ, होता है। पंडित जी अगली प्रमोशन कब होगी, पंडित जी अगली प्रमोशन कब होगी। कभी कभी अजीब सी बात होती है। निश्चित रूप से है आवश्यक, पर उसके साथ साथ जो ऑफिस की डायरी है, उस डायरी के अतिरिक्त हमारे जो मूल ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है, और उनके पढ़ने मात्र से ही भगवान के सन्निकट जाने का मार्ग खुल जाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। ये कुंडली मुझे मिली, मैंने बताया, कैस्ट्रो वैली कैलिफोर्निया यूएसए। ये कुंडली मेष लग्न की है। इस कुंडली पे आने से पहले आपको इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय कराता हूं। ये कुंडली दक्षिणायन में जन्मी है, इस वजह से आत्मविश्वास इस कुंडली का कभी कभी कमजोर होगा और पढ़ाई करने में कभी कभी दिक्कत होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में सूर्य यहां बैठे हैं, शनि वहीं बैठे हैं, ये सूर्य है शुक्र के साथ, यानी कि इस कुंडली के लिए सूर्य बुध और शुक्र एक साथ ही बैठे हैं यहां पे। क्लियर है? कहने का अर्थ है कि पंचमेश छठवें भाव में जब कभी भी जाएंगे तो पढ़ाने में दिक्कत करेंगे। और अगर ये मेष राशि की कुंडली बनी है लग्न में, ये चर प्रकृति की कुंडली है। मेष राशि चर राशि होती है, ध्यान से समझिएगा। मेष राशि चर राशि होती है। व्यक्ति और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे और 12वां भाव स्पष्ट और शुद्ध बना है। इनकी कुंडली शरद ऋतु में जन्मी है, इस वजह से व्यक्ति विदेश गमन करता है, बाहर से खूब धन अर्जित करता है। सत्य बोलने वाला तो चलो ठीक है, पर मसालेदार और कड़वा बोलने वाला भी होता है। वो बिल्कुल ही चंचल होता है। चोट चपेट की घटनाएं उसके जीवन के लिए आम बात होती है। शरद ऋतु शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी का चंद्रमा, बाप रे, बहुत बढ़िया। जन्म कुंडली में मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बात कही है, लग्न के, धन के, तृतीय के, पंचम के, एकादशवें के चंद्रमा बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर ये पक्ष बल से मजबूत नहीं है तो भी बहुत परिणाम अच्छे देते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा अगर एकादशवें भाव में बैठे हैं तो निसंदेह ये एक अच्छी बात होती है, धन धान्य और मैत्री के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, बहुत सारी चीजों को लाभ में रखने के लिए। इसके अतिरिक्त आप इसमें बहुत सारी चीजें और भी जोड़ सकते हैं, जैसे व्यक्ति की मन स्थिति बड़ी अच्छी होती है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है, वो चाटुकारिता नहीं करता है, स्पष्ट बुद्धि का होता है, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता है, परेशान नहीं होता और चिंतित नहीं होता। उसके पास धन की समस्या कभी भी उसे समस्या नहीं लगती है और वो हमेशा धनवान बना रहता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की मन स्थिति निर्मल होती है और कभी भी वो परेशान छोटी छोटी समस्याओं से नहीं होता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा एकादशवें भाव के सभी फलों के दाता होते हैं और व्यक्ति जो भी चाहता है वो उसे मिलता जाता है। ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इस कुंडली में अगर मैंने जितनी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें अभी हैं, पर वैसे चंद्रमा का एकादशवें भाव में कुंभ राशि का निर्माण करना और वहां के अधिपति जन्म कुंडली में शनि बैठे हैं, कहां जाकर के, जन्म कुंडली में दशम स्थान में। याद रखिएगा, एकादशवें भाव के अधिपति का दशम में आना महाभाग्यशाली नहीं, महालक्ष्मी योग लगाता है। इससे इनकी दृष्टि जो पड़ी है वो तीसरी दृष्टि गुरु पे पड़ी है, इस वजह से पिता से सुख मिलता रहेगा और उस देश की सरकार से इनको कभी भी नुकसान नहीं होगा।
उसकी 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है और इस भाव के अधिपति चंद्रमा लाभ भाव में जाकर के माता से, और इसे भी अत्यंत श्रेष्ठ लाभकारी योग कहते हैं, इसे धन योग कहा जाता है। अगर आपकी कुंडली में भी चतुर्थ स्थान के अधिपति लाभ में बैठ रहे हैं तो ये आपको धन की चिंता से मुक्त करते हैं और निसंदेह ये एक श्रेष्ठ बात होती है। कुंभ राशि के ऊपर से अभी शनि की 7.5 का प्रभाव है। बच्चे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ इसके परिवार के किसी एक सदस्य को प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया झगड़ा कराने वाली है, मतभेद कराने वाली है। बुद्धि से कमजोर तो नहीं, पर मानसिकता कभी कभी छोटी कर देती है और कई बार व्यक्ति छोटी चीजों में उलझने वाला भी हो जाता है। आगे बढ़ता हूं। शुक्रवार के जन्मे होने से ऐश्वर्यशाली है, बुद्धिमान है, अनुभवी होगा, और उससे भी बढ़िया होगा कि इस व्यक्ति का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के वृद्धि योग में हुआ है। संपूर्णतया व्यक्ति जीवन के आरंभ से लेकर के अंतिम तक कभी एक बार आगे बढ़े तो दोबारा वापस पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। गर कर्ण शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में चापलूसी तो नहीं होगी, पर निसंदेह वो राजसिक और तामसिक वृत्ति से युक्त होगा। ऐसी अवस्था कि जब आप त्रिगुणातीत हो जाएं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों वृत्तियों से जो ऊपर उठ जाता है वो उसे त्रिगुणातीत कहते हैं। आपके पास क्रोध है, आपके पास काम है, आपके पास दया है, क्षमा है, शील है, धर्म है, अध्यात्म है, चिंतन है, बुद्धिमता है, ज्ञान को अर्जन करने की शक्ति है, सही और गलत को पहचानने का भाव है और निसंदेह बड़ों का आदर है। ये सारी चीजें सात्विक गुणों से युक्त होती हैं। इसके अतिरिक्त आपके पास ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, मद, प्रमाद, आलस्य और क्रोध और अहंकार है। साथ ही साथ हिंसा की वृत्ति है, इसे तामसिक वृत्ति कहते हैं। इसके साथ साथ राजसिक, मुझे मेरे में रहने दो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे खाना है, मुझे भक्षण करने दो, मैं अपने काम से मतलब रखूंगा, किसी से मतलब नहीं रखूंगा, न उधो की लेनी न माधो को देनी, ऐसी वाली बात। पर यह भी बहुत उत्कृष्ट नहीं है। आपके आने से जगत का कल्याण नहीं हुआ तो आने का फायदा क्या है? राम जी के आने से जगत का कल्याण हो जाए और उनका नाम इतना कि व्यक्ति का कल्याण कर दे, तो सोच के देखिए कि जिसके आने से जगत का कल्याण हो जाए, जिसके विग्रह के दर्शन से व्यक्ति के जन्म सुधर जाते हैं, जिसके लीलाओं का पठन पाठन करने से व्यक्ति के जीवन की नैया पार लग जाती है और वो सत्य असत्य को जानने लगता है और जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझ जाता है, तो क्या ऐसी कहानी हमारी नहीं लिखी जा सकती? निसंदेह लिखी जा सकती है। हम परमात्मा के पुत्र, परमात्मा तो नहीं हो सकते, पर परमात्मा के गुणों से युक्त जरूर हो सकते हैं। निसंदेह उनके पास ऐसे गुणों का अंबार लगा था, पर उनका एक अंशी होने के कारण हम जरूर उनके गुणों में भेद और गुणों को समझने की शक्ति अवश्य रख सकते हैं। कारण है क्योंकि हम उनके ही हैं, तो उनके जैसे तो अवश्य हो जाएंगे, है कि नहीं बात? उनके जैसे तो अवश्य हो जाएंगे। नहीं हो सकते, इसमें सफल भी नहीं हो सकते, पर फिर भी कम से कम उनको समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। और यही धर्म है, इससे अलग कुछ धर्म नहीं होता। उसके लीलाओं का चिंतन करना और उनको समझने की चेष्टा करना, उनको जानने की इच्छा रख करके जिज्ञासु कहला जाना, है ना बात? तो यहाँ पे धर्म भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें, ये भाग्य भंग योग नहीं होगा। मेष लग्न की कुंडली के लिए गुरु, मंगल, सूर्य बड़े अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए सुखेश चंद्रमा, इस कुंडली के लिए पंचमेश सूर्य बड़े अच्छे कारक ग्रह, इस कुंडली के लिए 9वें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति विदेश गमन करे, बाहर रहे। जैसे इनका जन्म बाहर हुआ, मूलतया तो ये बाहर ही होंगे क्योंकि इनके पैतृक जो संपत्ति का भाव होगा वो तो घर पे है यहाँ भारत में, पर इनके पिता, दादाजी और ये सब तो घर पे हैं यहाँ भारत में। पर वस्तुतः ये व्यक्ति मूलतया भारतीय है पर रहा बाहर। अब ये वहां से भी और बाहर जा सकता है और निस्संदेह ये विदेश ही रहेगा। परमानेंट विदेश यात्रा में लगा रहना, हमेशा बाहर की कंपनियों के साथ जुड़कर काम करना, हमेशा बाहर रह करके अपना जीवन यापन करना और बाहर ही रह जाना, ऐसा इनकी कुंडली में योग लगा है।
इसके अतिरिक्त सूर्य, बुध और शुक्र इनकी कुंडली में शत्रुओं से ये योग सूर्य का यहां बैठना सफलता दे सकता है। इनके शत्रु मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आंतरिक शत्रु को पहचानने की शक्ति, क्योंकि गुरु ने सूर्य को देखा है और गुरु ने बुध को देखा है। मंगल की दृष्टि यहाँ पे मित्र की पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि यहाँ मित्र की पड़ रही है, तो मंगल की दृष्टि मित्र की पड़ी पंचम भाव पे। इस वजह से व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक उसी तरीके से ऋण से मुक्ति में और तत्वों को समझने में, नैतिकता को समझने में, मोरालिटी जो व्यक्ति के अंदर होती है वो निस्संदेह बहुत अच्छी बात होगी। पंचम भाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, शिक्षा में व्यवधान आ सकता है, उस पर ध्यान देना होगा। यहाँ पे गुरु मंगल के साथ राहु में बैठे हैं, व्यक्ति दिमाग चला करके बुद्धि से धन कमाएगा। और यहाँ पे चंद्रमा नीच के, सूर्य केंद्र में, शनि और बुध, ऐसी स्थिति में व्यक्ति तकनीक को समझने वाला, कंप्यूटरीकृत शिक्षा को समझने वाला और जानने वाला होता है और उससे अपना धन कमाता है, गंभीर चीजों से धन कमाता है। कई बार मैकेनिक्स और इसे आप कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, उस क्षेत्र से भी काम। तो इनकी कुंडली में अगर ग्रह की बात करें तो दशम स्थान बहुत बलवान है, एकादशवां बलवान है, 12वां ठीक। धन भाव में मंगल का शत्रुग्रही होकर के बैठना और शुक्र यहाँ पे जन्म कुंडली में ऋण भाव में बैठ रहे हैं, जहां वो बहुत अच्छे नहीं है। इस वजह से व्यक्ति को मैं समझता हूं कि किसी को देने से बचना चाहिए। ये व्यक्ति झगड़ालू नहीं होगा, पर हाँ नैतिकता का पालन करने वाला और अपनी वास्तविक स्थिति में रह करके जीने वाला होगा, कभी भी ख्याली पुलाव पकाने वाला नहीं होगा। लग्न में और लग्नेश में जब संबंध बन जाए, जैसे लग्न में राहु की राशि, राहु बैठा है, यहां से बैठ करके वो पंचम भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को देख रहे हैं। ये तीनों ही दृष्टियां राहु की बहुत अच्छी नहीं होंगी। इस भाव के लिए थोड़ा सामान्य होगा। इस भाव के अधिपति पीछे गए हैं, इस वजह से विवाह के बाद भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से कभी भी विपन्न नहीं होना पड़ता है। नवांश कुंडली में 3 केंद्रों का खाली होना, पंचम और नवम का खाली होना, विवाह मिला करके और किसी से भी या कई बार वैवाहिक संबंधों में कमजोरी, या कई बार आप किसी से भी विवाह नहीं कर सकते। कई बार व्यक्ति के पसंद में कुछ अलग सी चीजें आ जाती हैं जिसे परिवार को स्वीकार करना पड़ता है। दाम्पत्य को मैं यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा। इस वजह से मैं समझता हूं कि उस बिंदु पे विचार करने से पहले व्यक्ति को, बच्चे को संस्कार से युक्त रहने की आवश्यकता होगी। समय पे जागना, सूर्य को पहचानना, चंद्रमा से परिचय, दादा दादी का आदर और माता पिता का सम्मान, इसके अतिरिक्त अपने शास्त्रों को समझने की ताकत, हनुमान चालीसा का स्मरण और सुंदरकांड को जानना, रामचरितमानस और रामायण को सुनना, ये सब इसको अपने मूल बिंदु से जोड़ करके रखने वाले होंगे। ये कुंडली मेष लग्न की है, लग्नेश धन भाव में बैठे हैं, धन लोलुप और धन को पाने वाला। धन भाव के अधिपति नीच के, ये ठीक नहीं होता, ये दारिद्र दोष लगा देंगे। लेकिन धन भाव के अधिपति शुक्र धन के कारक गुरु से देखे जा रहे हैं, इस वजह से धन मिल जाएगा। तृतीय भाव के अधिपति बुध यहां मेहनत करवाएंगे और विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को उलझाने का काम करेंगे। क्रिएटिविटी है, बुद्धिमानी है, निरंकुशता तो नहीं होगी, पर हां तार्किक बहुत होगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का एकादश में बहुत अच्छा, ये चंद्रमा की दशा को लाभान्वित करने वाली, और चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। पंचम भाव के अधिपति का 6वें जाना, पर पंचमेश गुरु से देखे जा रहे हैं। कारक अगर अधिपति को देख ले, कारक इस भाव के गुरु इस भाव के अधिपति सूर्य को देख रहे हैं, बहुत अच्छा होता है। इस वजह से व्यक्ति की शिक्षाओं में, जो शिक्षा एजुकेशन में जो बाधा आएगी वो पूरी हो जाएगी और किसी भी तरीके से नहीं, आराम से शिक्षा व्यवस्था चलती रहती है। 7वें भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए शुक्र मारक होते हैं। शुक्र जन्म कुंडली में कभी भी आर्थिक रूप से इन्हें परेशान नहीं करेंगे। शुक्र इनकी कुंडली में बैठे हैं, मैं समझता हूं हस्त नक्षत्र के, और चंद्रमा पूर्वा फाल्गुन पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं। इस वजह से मैं एक बात तो इतनी कह सकता हूं कि गुरु का जो प्रभाव है वो इनकी कुंडली के लिए करियर को बल देने वाला है। चंद्रमा का जो प्रभाव है वो इनकी कुंडली के लिए नैतिकता बरकरार रखने वाला बना है, और शुक्र का जो प्रभाव है वो व्यक्ति को प्रेमी किस्म का बनाने वाला बन रहा है। तो ये स्थिति यहाँ की रही। आर्थिक रूप से ये कुंडली कभी परेशान नहीं है। अष्टम भाव के भी अधिपति होते हैं, लग्नेश होने के कारण उन्हें दोष नहीं लगेगा। स्वभाव थोड़ा गर्म होगा, मसालेदार और चटक, तीखा, खट्टा, मीठा, अतिरेक खाने वाला हो सकता है। कड़वा
और कई बार मांसल न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। नवम भाव के अधिपति 12 में, ठीक है। एकादशवें के पहले 10वां और एकादशवां, ये दोनों भाव बलवान हैं। इस वजह से व्यक्ति का सामाजिक प्रभाव, पिता के साथ संबंध, मजबूत रहना, अनुशासित होना, पंक्चुअल होना, दिनचर्या ठीक रखना, ये सब आसानी से आता जाएगा। इस कुंडली के लिए इतना काफी है, पर फिर भी आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूं। इस कुंडली में मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली की दिशा दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए पूर्व दिशा भी बहुत अच्छी है, एकांतवासी। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में पंचम भाव ठीक है, पर उतना नहीं। इस वजह से अपने संतति, मतलब इस जातक का जो संतान हो, इस जातक की जो संतति हो, उसके साथ इसके संबंध थोड़े अच्छे नहीं होंगे। इस वजह से इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। संतति को ठीक रखने का प्रेशर इस कुंडली पे होगा। भाग्य का बल है, भाग्यशाली है, पूर्वजों का बल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उच्च शिक्षा का योग कुंडली में विदेश रह करके ही होगा। रिसर्च वगैरह जन्म कुंडली में ठीक होंगे। स्वभाव व्यक्ति का गर्म होगा, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति होगी, झूठ नहीं बोलेगा और माता जी के साथ संबंध सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। क्लियर है? जब आप दशमांश को देखते हैं तो लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में चतुर्थ में आना और चतुर्थ के अधिपति का पीछे जाना, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति ना हो, मेहनत करने पे बहुत ज्यादा फोकस बढ़ा करके व्यक्ति गधा हो सकता है, पर स्मार्ट मेहनत करने वाला और ईश्वर के साथ, भगवान के साथ संबंधों को बना करके अपने कर्मों के लिए ईश्वर से विनती करते हुए अगर जो व्यक्ति काम करता है, निसंदेह वो सफल ही होता है। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली यहां पे शनि और बुध से प्रभावित है। इस कारण से मैं एक बात इतनी कह सकता हूं कि व्यक्ति अपना रोजगार भी स्थापित कर सकता है। कल को अगर अपना कोई भी कारोबार स्थापित करना हो, हालांकि ये बहुत बाद की बात होगी, व्यक्ति आसानी से कर सकता है। सूर्य को बल देने की आवश्यकता है। सूर्य को अर्घ देने की आदत अभी से व्यक्ति से डलवानी चाहिए। मंगल और चंद्रमा का प्रभाव कुंडली में ठीक बैठा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। नवांश कुंडली में केंद्र और त्रिकोण थोड़े खाली हैं, विवाह मिलाकर के करिएगा। इस कुंडली के लिए कन्या राशि की जातिकाएं, कुंभ राशि की जातिकाएं और निसंदेह इस कुंडली में मंगल की दशा, सूर्य की दशा, शनि की दशा, चंद्रमा की दशा, गुरु की दशा अच्छी होगी। राहु इस कुंडली के लिए परेशान करने वाले ग्रह होंगे। आरंभ गड़बड़ होगा, बाद में चल करके चीजें ठीक होती जाएंगी। चंद्रमा को बल देना होगा, नहीं तो इम्यून कमजोर होगा। इस वजह से शिव जी के मंदिर का दर्शन और कम से कम चंद्रमा का दर्शन अवश्य ही कराया जाए। सफेद पुष्प की माला जातक के हाथ से शिव मंदिर को अर्पित करवाने को कहा जाए। किसी ब्राह्मण का सम्मान जातक से प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को अवश्य कराया जाए। चांदी का चंद्रमा गले में अवश्य डाला जाए। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में बुद्ध को बल देने के लिए कम से कम श्री महापुरुषाय नमः या दामोदराय नमः, भगवान को अति प्रिय हैं ये दोनों नाम, उसका स्मरण व्यक्ति से करवाते रहना चाहिए। 3 बूंद सरसों का तेल टप 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 माथे पे अवश्य रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके संस्कार गुरु स्वग्रही, पंचम भाव बलवान, उतना नहीं है, थोड़ा कम, पर अष्टम ठीक है। रिसर्च का क्षेत्र भी व्यक्ति का बहुत अच्छा होगा और निसंदेह ये सत्य बोलने वाला है। कड़वा बोलेगा पर सत्य बोलेगा। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।